काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा मकर संक्रांति के बाद जिलाधिकारी ने दिव्यांग बच्चों के साथ इस पर्व को मनाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के द्वारा बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए टॉफी और पतंग बांटा गया, जिसे पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मकर संक्रांति का त्यौहार दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा की मौजूदगी से बच्चे खुश दिखे। ज्ञात हो कि संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी लगातार दिव्यांग जनों के लिए कार्यरत है और इसी कड़ी में वाराणसी के चौका घाट स्थित एक निजी हॉस्पिटल में दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे वाराणसी के जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह का कार्यक्रम बच्चों का हौसला अफजाई करता है। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। के लिए यहाँ आती रहती है और बच्चों को बड़ा उत्साहवर्धक कार्यक्रम हो। किस प्रकार का कार्यक्रम था और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये संजीवनी फाउंडेशन के द्वारा आज वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में उन सभी बच्चों के लिए किया गया है जिन सभी बच्चों के लिए डॉक्टर साहब के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा इनकी पिछले कई दिनों में करेक्टिव सर्जरी और बाकी इलाज किए गए हैं। इस सभी उपक्रम से जुड़े हुए जितने भी समाज सेवीगण हैं, संस्था के लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, उन्हीं के लिए आयोजन है और आज उसी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए यहाँ शिवपुर में सारे लोग मौजूद हैं। संजीवनी फाउंडेशन के द्वारा ये अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है और भी लोग इससे प्रेरणा लें और भी समाज के ऐसे कार्य करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है और इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज यहाँ पे सब उपस्थित। वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत बेनियापुर परशुराम स्थित एक आयरन स्टोर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। जिस जगह पर चोरी हुई है मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। रिंग रोड पुलिस बूथ है। इतना भारी सामान लगे रोड से चोरी हो जाने पर आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री साईं आयरन के दुकान के बाहर रखे सरिया को रात में चोर उठा ले गए। सरिया की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। परशुरामपुर स्थित मुन्नू मौर्य के कटरे में दीनियालपुर निवासी प्रदीप मौर्य की सरिया की दुकान है। जब शाम को 6:30 बजे वो दुकान बंद करके अपने घर चले गए और जब सुबह वापस 9:30 बजे दुकान खोलने आए तो उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर रखी लोहे की सरिया गायब हो गई है। सरियों को लोहे से बांधा गया था, फिर उसको लॉक किया गया था और जिस जगह पर चोरी हुई है वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही रिंग रोड पुलिस बूथ है। इतना भारी सामान रोड से चोरी हो जाना आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर अपना नाम बताइए। दिलीप कुमार। तो सर ये दुकान आपकी है? हाँ हमारी दुकान है, हमारे छोटे भाई बैठते हैं। अच्छा, तो सर आपकी दुकान में क्या हुआ, मतलब किस तरह का? हमारी दुकान में सुबह छोटा भाई दुकान खोलने आया 9:30 बजे। हाँ, तो देखा ताला टूटा था, सीकर टूटा हुआ था और माल करीब 15 कुंटल ले गए, गायब कर दिए थे। तो क्या चोरी हुआ आपके दुकान में? सरिया। अच्छा, छड़ चोरी हुआ है? छड़। अच्छा, लगभग कितने का था ये? लगभग 1 लाख के आसपास अंदर ही था। 1 लाख। तो आपके भाई कितने बजे दुकान पे आए? 9:30 बजे। 9:30 बजे। तो आपको कब सूचना मिली? हमको सूचना हुई, आए तो सूचना दिए हैं, तब आधा घंटा लगा आने में, 10 बजे 10 बजे आए हम। अच्छा, और रात को कितने बजे दुकान बंद होती है आपकी? रात को यहाँ से कल भाई 6:30 बजे गए थे। अच्छा, और सुबह 9:30 बजे आते दुकान पर? 9:30 बजे। पूर्व में हरिशंकर पीजी कॉलेज के छात्र नेता रवि पांडे के लापता होने के बाद निर्मम हत्या कर अधजल शव को फेंके जाने से नाराज छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित छात्रों ने कैंपस परिसर में युवा साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की एवं परिसर में इकलौते रवि पांडे के न होने पर सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई।
जिला प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया है। छात्रों का कहना है कि यदि पुलिस सक्रिय होती तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। हम लोगों का साथ ही हम लोगों के बीच होता। आज हम सभी छात्र प्रशासन से मांग करते हैं, प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर दोषियों को फांसी की सजा दिलाए, नहीं तो हम सभी छात्र सड़कों पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन होगी। बीते 22 दिसंबर 2020 से लापता छात्र नेता की सूचना थाना भेलूपुर पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा सक्रियता न दिखाए जाने पर 15 जनवरी 2021 की रात मिर्जापुर क्षेत्र के अरोरा गंगा घाट के समीप अधजले अवस्था में मिला छात्र नेता का शव, जिसके बाद से ही छात्र एवं परिवारों के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर के जिला प्रशासन से अपील की। मैं मोहम्मद अहमद रजा कमाली, छात्र नेता हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय। जी कैसी श्रद्धांजलि दी? यह श्रद्धांजलि हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेता और छात्र संघ के अभिन्न अंग रवि पांडे जी की श्रद्धांजलि के लिए यह सभा आयोजित की गई, जिसमें हम सभी छात्र नेता यहाँ उपस्थित रहे और तमाम छात्रों ने भी उसका सहयोग किया। और इस अभूतपूर्व क्षति के लिए हमारे पास शब्द नहीं कि हम उसकी व्याख्या कर सकें। मैं नागेश्वर प्रसाद चौरसिया, छात्र संघ अध्यक्ष हरीशचंद्र महाविद्यालय। दिया है अपने कैंपस में, किसकी श्रद्धांजलि थी और क्या था? जी हमारे छात्र संघ के अति प्रिय भाई रवि पांडे, जो कि हमारे महाविद्यालय के छात्र नेता हैं, और 22 दिसंबर को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है, जैसे वो घर से निकले थे कोई सामान लेने के लिए, और जब देर तक वो घर नहीं पहुँचे तो फिर इनके घर वाले भेलूपुरा थाना में वहाँ पर जाके इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई कि नहीं मिल नहीं रहा है हमारा भाई, और उसका जो नंबर है वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। उस दिन के बाद से अब तक में, जब तक हमारे रवि भाई का जिस हाल में जो भी डेड बॉडी मिला है, तब तक इनके घर वाले ऐसा कोई भी प्रशासनिक दरवाज़ा नहीं है, जिला दरवाज़ा नहीं, शासन के लोगों से मतलब कहीं कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहाँ पर ये मदद की गुहार लगाते हुए न पहुँचे। रोहनिया और आजी लाइन ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान रजिस्ट्रेशन कराकर आए 17 जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराने के साथ ही उन्हें गृहस्थी के सामानों के साथ ही खाते में धनराशि भेजी गई। ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें आराजी लाइन ब्लॉक के 11 और सेवापुरी ब्लॉक के 6 जोड़ों सहित कुल 17 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। सुबह परिसर में देवरा की सीमा, आहोपुर की मनीषा, बहेड़वा की बीमा व सीमा आदि कन्याओं का उनके जीवन साथी के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान सभी जोड़ों को गृहस्थी के सामानों के साथ साथ कपड़े, बर्तन, बैग, पायल व झुमके के साथ ही 35,000 रुपए की धनराशि भी उनके खातों में जमा कर दी गई। ब्लॉक प्रमुख ने सभी नवविवाहिताओं को एक साड़ी का उपहार भी दिया और अपना आशीर्वाद भी दिया। जोड़े शादी का आयोजन किया था, जिसमें 17 जोड़े आयोजन संपन्न हुए और शादी लगभग अंतिम मुकाम पे है। अब सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम अवशेष है। कुछ उपहार भी प्राप्त कराया गया सरकार की तरफ से जी। इसमें उपहार के स्वरूप बच्चों को जैसे कपड़ा, बिछिया, मोबाइल, कंडाल, प्रेशर कुकर वगैरह इस तरह के तमाम सामान इनको हम लोग दिए हैं। और इसके साथ ही इनको नगद उपहार के रूप में जो बच्चियां हैं इनके अकाउंट में नगद पैसा भी भेजा जाएगा। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत रविदास घाट स्थित गीतांबर तीर्थ मठ में साध्वी गीता मां के नेतृत्व में संतों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तांडव फिल्म को लेकर बवाल शुरू हो गया। बवाल की वजह है तांडव फिल्म का एक सीन। फिल्म तांडव के इस सीन में स्टेज पर 2 कलाकार आपस में एक ड्रामा कर रहे हैं। उसी दरमियान कलाकार जीशान अयूब के द्वारा एक डायलॉग बोला जाता है। इस डायलॉग में भगवान राम और भगवान शिव को लेकर के बातें की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि भगवान राम आजकल डिमांड में हैं, महादेव आप कुछ करिए। वहीं इस फिल्म को रिलीज ना होने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा गया है और फिल्म की प्रतियां अग्निकुंड में जला करके इसका विरोध किया गया। आपको बता दें कि तांडव OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक फिल्म है। एक मेरे पास क्लिप भेजा,
उसमें भगवान राम और भगवान शिव का अपमानजनक नारायण नारायण करके अपमानजनक उसमें दिखाया गया और हमारे हिंदू धर्म को मजाक बना दिया गया है। हमें इतना दुख हुआ, मेरे शिष्यों को इतना दुख हुआ, मेरे संतों को इतना दुख हुआ कि हमारे हिंदू धर्म को इस तरह से फिल्मी दुनिया जो है मजाक बना करके रख दी है। और इसलिए हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि मिले। और हमारा सबसे बड़ा चेतावनी हमारे संत समाज का, हमारे भक्तगण का, हमारे काशी का, ये सबसे बड़ी चेतावनी है कि या तो इस जो तांडव पिक्चर बनाया गया, फिल्म बनाई गई है, इस तांडव फिल्म को या तो हटाया जाए या तो इस सीन को निकाला जाए, नहीं तो फिर हम संत मिल करके सड़क पर अगर तांडव शुरू कर देंगे तो बहुत बुरा होगा। हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। ये लोग कभी भी मुसलमानों का या ईसाइयों का कहीं कुछ नहीं निकालते हैं। मेरे राम, मेरे शिव, मेरे ब्रह्मा, मेरे विष्णु इतने सस्ते हो गए हैं इन लोगों के लिए। ये धर्म मेरा इतना सस्ता हो गया है कि ये लोग ले आ करके हमारे यहाँ सड़कों पर मजाक बनाए हुए हैं। यहाँ के छात्र जो हैं इग्नू के, वो सब इस तरह से कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा। वाराणसी के मलदैया स्थित एक होटल में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्म विभूषण गिरिजा देवी पर आधारित अकेडमी की पत्रिका छाया नट का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छाया नट का विमोचन करना था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर विदुषी मंजू सुंदरम, वरिष्ठ शास्त्रीय गायिका वाराणसी और पद्मश्री मालिनी अवस्थी सुप्रसिद्ध गायिका यहां पर मौजूद रहीं और इस अवसर पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी के गायन के द्वारा पद्म विभूषण गिरिजा देवी को स्वरांजलि दी गई। इस दौरान संगीत कला की अद्भुत छटा देखने को भी मिली। अच्छा लगा हम लोग की बातें अपने मन से गिरिजा देवी जी को भी याद किया गया। क्या मैं बहुत आज गौरवान्वित हूँ कि आज एक बतौर शिष्या, और मुझे लगता है ये आज बहुत सुंदर दिन है कि भारत की धरोहर थी हमारी गुरु पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी अप्पा जी, और सरकार की ओर से संगीत नाटक अकादमी ने उन पर केंद्रित एक अंक निकाला है और उसको उनको लोकार्पित किया है। उसमें उनसे जुड़े लोगों ने उनसे जुड़ी बातें कही। मुझे लगता है नए समाज को बार बार इन विभूतियों के बारे में बताते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज बहुत आनंदित हूँ, इसमें आज कुछ अपनी हाजिरी लगाने का भी सौभाग्य मिला, तो बहुत प्रसन्न हूँ और सरकार को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये होते रहना चाहिए। मुझे खुशी है मंत्री जी ने बोला है आज कि ऐसे गुरुजनों का यहाँ पर सम्मान होता रहेगा। मैडम तो मंच पर आशा भोसले जी आई हुई थी और अप्पा जी थी। मैंने आशा जी के चेहरे का जो भाव देखा था अप्पा जी को देख करके, तो मुझे लगा कि भाई हम लोग की अप्पा जी जो यहाँ पर नाम हम लोग सुनते हैं गिरिजा देवी का, इतनी बड़ी हैं। वो भाव मैंने देखा आशा भोसले के चेहरे पर, गौरवान्वित हुआ मैं। शायद बनारस में स्टेज पर आखिरी वो कार्यक्रम रहा होगा मुझे लगता है, और उसके बाद एक बार जो अंतिम कार्यक्रम सार्वजनिक उनका काशी में रहा, उसके बाद तो नहीं हो पाया। राज्यपाल जी आए हुए थे सूर्या होटल में, उस कार्यक्रम में था। ये 2 कार्यक्रम मुझे याद है। 2 कार्यक्रम में मुझे उनसे थोड़ा सा सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं संगीत अकादमी के उत्तर प्रदेश राज्य संगीत नाटक अकादमी के समस्त सदस्यों से आज विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई। बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारी चीज़ें एकेडमी और कला जगत के लिए, संगीत कला के लिए, नाट्य के लिए वार्ता हुई। बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए और उसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये बहुमत नहीं सर्वसम्मति से हुआ। यह संवाद की स्थिति है। और उसके बाद आप गिरिजा देवी बनारस की थी, यहाँ विश्व विख्यात यहाँ के माध्यम से, और काशी में यह उनको लेकर यह आयोजन हुआ। इसीलिए काशी को काशी की चीज़ वापस की गई और यही आज का कार्यक्रम था। आरक्षण बचाव संघर्ष समिति की अति आवश्यक सामाजिक एकता मंडली चिंतन शिविर का डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन PWO में आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरक्षण बचाओ समिति के राघवेंद्र रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि आज समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भ्रष्टाचार से समाज को बचाने की जरूरत है तथा अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नत में आरक्षण की जरूरत है। वर्तमान सरकार की नीति को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश में संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आरक्षण खत्म किया जा रहा है, अगर ये सरकार समय लेते नहीं चेती तो हम लोग बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। मैं श्याम नारायण प्रसाद, जोनल कोऑर्डिनेटर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति वाराणसी मिर्जापुर। जी, आज आप लोगों का किस प्रकार का कार्यक्रम है, इसके आज क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आज का कार्यक्रम का मात्र हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी जितनी आबादी है इस देश में उसके अनुकूल हमें हर जगह भागीदारी चाहिए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो, चाहे उद्योग धंधे हों, सरकारी नौकरियां हों। जो सरकार का ये कुक्रम चल रहा है, सरकार उस पर ब्रेक लगावे और संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो भी अधिकार मुझे दिए गए हैं उसका अक्षरशः पालन सरकारें करें। तो इसमें सबसे बड़ी बात उभर कर आई कि निजीकरण को तत्काल रोका जाए। जो हमारे नियमित पद हैं, नियमित पद जो है स्थायी रूप से भरे जाएं। जो आउटसोर्सिंग हो गई है, मटेरियल की तरह आदमी की सप्लाई ली जा रही है, इसे रोका जाए। यह बात निकलकर मेरे सामने आ रही है। किसान विरोधी कानून बिल के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मुख्य मांगे रही कि केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों बिल को तत्काल प्रभाव से वापस ले। यही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आगामी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जिला प्रभारी संयोजक अजित कुमार ने बताया कि लगातार वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए कार्य कर रही है, जबकि गरीब और असहाय लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। वर्तमान सरकार की नीति लगातार समझ से परे नजर आ रही है। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार है, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं कि अभी तक नहीं पूरी हो पा रही? हमारी मांगे हैं, जो किसान के विरोध में काला कानून पास किया गया है, 3 काला कानून पास किया गया, उस कानून को सरकार वापस ले, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कितने पार्टी इसमें कई संगठन के लोग हैं। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, महिला संघ मूल निवासी के राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, ILA है और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग हैं। कई संगठन के लोग साथ सहयोग में। वाराणसी के सारनाथ में फेरी पटरी ठेला व्यापारी समिति के बैनर तले स्वच्छता संकल्प सभा का वेंडर्स दिवस पर आयोजन किया गया। फेरी पटरी व्यवसाय समिति द्वारा कैंडल मार्च निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए खंडहर परिषद गेट के पास प्रमोद कुमार निगम को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। व्यापारी मंडल के सदस्य रामचंद्र प्रजापति ने कहा कि स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की 2017 में हत्या कर दी गई थी। स्वच्छता संकल्प सभा उनके संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अपने काशी को और भारत को अवश्य स्वच्छ बनाएगी। जी, आज का कार्यक्रम आज हम लोगों के अन्नदाता, हम लोगों के भगवान, हम लोगों के गुरु स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी का जो 2017 में उनकी हत्या कर दिया गया, एक स्वच्छता अभियान के ऊपर, और उन्हीं का ये संकल्प आज हम लोग 4था साल है। हम लोग स्वच्छता के प्रति हम लोग ये पूरा संघर्ष करते हुए भी हम लोगों ने अपने दिल में, अपने दिमाग में ये उतार लिया है कि एक पटरी व्यवसायी अपने देश के लिए जिएगा, अपने देश के लिए मरेगा। वाराणसी दौरे पर आए कांग्रेस
कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू ने कई जगह पर जाकर के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू पीली कोठी पहुंचे और वहां पर बुनकरों से मुलाकात करके उनसे बात की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। वाराणसी दौरे पर आए कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू ने कई जगहों पर जाकर के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू पीली कोठी पहुंचे और वहां पर बुनकरों से मुलाकात करके उनसे बात की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उस पर तो इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बुनकर हमारे भाई हैं, जो उनकी बिक्री ही उनकी रोजी रोटी थी वो भी उनसे छीन ली गई है। साथ ही उन्होंने किसान के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि किसानों के हक में हमेशा कांग्रेस खड़ी थी, कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। सरकार जो है वो किसानों को पता है, ये सरकार केवल अदानी और अंबानी की ही बातें सुनती है, उनकी ही बातें मानती है। इस सरकार में किसान का वजूद ही नष्ट हो चुका है। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या उद्देश्य है आपका आज इस क्षेत्र में, आप किस उद्देश्य से आए हैं? बनारस सिल्क की साड़ियों के लिए जाना जाता था। बुनकर एक बड़े पैमाने पर, जिनका उद्योग धंधा सब कुछ बुनकरी पर निर्भर था। जब यूपीए की सरकार थी उन्होंने सब्सिडी दिया था, 75 रुपये फिक्स चार्ज था बिजली की व्यवस्था के लिए। आसानी के साथ इनका बुनकरी भी चलता था, धंधा भी चलता था और लाखों लोगों के जीवन का वो एक सहारा था। जो सिल्क की साड़ी लगभग 3 लाख से अधिक अकुशल मजदूर जो उसी जीविका पर आधारित हैं, उसी रोजगार पर आधारित हैं, इस सरकार की नजर लग गई। वाराणसी में वेस्टेज कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वेस्टेज से जुड़े लाभार्थी अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और लगातार वेस्टेज की बढ़त में अपना योगदान दे रहे हैं। लोगों के सपनों को साकार करने के लिए व उन्हें मोटिवेट करने के लिए वेस्टेज हमेशा अग्रसर रहा है। जून 2004 से लेकर अब तक वेस्टेज ने 2 करोड़ से ज़्यादा अपने कस्टमर बना लिए हैं, जो कि उसके उत्पादों व उसके व्यवहारिक संकल्पों पर आधारित है। वेस्टेज ने भारत में अपनी काबिलियत के बल पर अपना पैर पसार लिया है और इसी काबिलियत के बल पर उसने भारत में नंबर 1 उत्पादों की कंपनी की संज्ञा हासिल की है। कार्यक्रम के दौरान सभी वेस्टेज से जुड़े लाभार्थी अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और लगातार वेस्टेज की बढ़त में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मेरा नाम हरीश अरोरा और मैं बेसिकली रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से नोएडा के अंदर रहता हूँ। ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि लोगों को किस तरीके से हम लोग मोटिवेट कर सकें, लोगों के सपने किस तरीके से जगा सकें और लोगों को बता सकें कि जो सपने उनके हैं वो सिर्फ सपने ही नहीं रह सकते, वो सपनों को पूरा कैसे किया जा सकता है, उन पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं। उन लोगों की जो ताकत है उनको बाहर निकालने की हम कोशिश करते हैं। वेस्टेज कौन से सन में इसको ग्रोथ हुआ, मतलब वेस्टेज को जब स्टार्ट की बात करूँ तो वेस्टेज 2004 जून दिल्ली से स्टार्ट हुई और 2004 जून से लेकर आज तक की बात करूँ तो आज वेस्टेज पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। इनके ओनर का क्या नाम है? मिस्टर गौतम बाली इनके ओनर हैं। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं प्रॉपर? दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय सम्मेलन और कर्तव्य बोध दिवस मनाने के लिए दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नरेंद्र नारायण राय ने बताया कि दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 24 जनवरी को होने वाले विशाल कार्यक्रम में प्रदेश भर के शिक्षाविद जुड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नरेंद्र नारायण राय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों में कर्तव्य बोध को जागृत करना है। एक शिक्षक क्या कर सकता है और उनके कर्तव्य में क्या निर्माण हो सकते हैं, ये सभी बातें हमारे इस कार्यक्रम में की जाएंगी। अगर किसी भी शिक्षक को कोई समस्या आती है तो उसका निवारण भी किया जाएगा। इस कर्तव्य बोध दिवस पर सभी शिक्षकों को हो रही दिक्कतों पर भी चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षक शामिल होंगे। अधिक से अधिक लोग, प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र नारायण राय, महानगर संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। नरेंद्र जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, क्यों रखी? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है दिनांक 24 को हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कार्यकर्ता सम्मेलन और कर्तव्य बोध दिवस मना रहे हैं।
क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य शिक्षकों में कर्तव्यबोध जागृत करना। शिक्षक का एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। तो संगठन ये समझा कि यहाँ पे उनके जो कर्तव्य हैं क्या क्या हैं और उनके प्रति किस प्रकार से अपना उसको निर्वहन कर सकते हैं, इस पर बातचीत होगी। मैं शशांक कुमार पांडे, जिला संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग। शशांक जी, ये किस तरीके का आयोजन होने जा रहा है? ये आयोजन हमारे कर्तव्य बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपना वर्ष का पहला ही कार्यक्रम कर्तव्य बोध दिवस के रूप में मनाता है, जिसमें हम अपने पहले कर्तव्यों की चर्चा करते हैं, फिर अपने अधिकारों की बात करते हैं। जी, मैं रमा रुखैयार प्राथमिक विद्यालय भूलनपुर में सहायक अध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्राथमिक संवर्ग के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। मैम, ये जो आयोजन होने जा रहा है कितना बेनिफिशियरी है ये? कोई भी ऐसी यूनियनबाजी ये नहीं है। ये हम लोग का एक संगठन है जहां हम लोग पहले अपने अधिकारों के पहले कर्तव्यों का बात करते हैं। जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि कर्तव्य बोध दिवस है। कहा जाता है कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है। ये बात बिल्कुल सच है। हमारे कर्तव्य बोध से ही पूरे समाज में कर्तव्य की बातें आगे बढ़ेगी। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही उसमें पॉजिटिविटी से इस चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसा संगठनात्मक कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। केंद्र तथा राज्य की सरकार जनता के हित के लिए जहां सरकारी खजाने को पानी की तरह बहा रही है, वहीं स्थानीय प्रशासन के निष्क्रियता के चलते सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसी का एक जीता जागता प्रमाण है वाराणसी के पिंडरा तहसील के नहिया गांव में सरकारी बजट के लाखों रुपए की लागत से बनी हथकरघा साझा सुविधा केंद्र। लाखों रुपए की लागत से बना हथकरघा साझा सुविधा केंद्र अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। हथकरघा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 2016 में बन तो गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण आज अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर हो गया है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जनपद के सभी ब्लॉकों में बुनकरों के सुविधा तथा प्रशिक्षण हेतु एक हथकरघा साझा सुविधा केंद्र बनाया गया था, ताकि क्षेत्रीय बुनकरों को दर दर भटकना ना पड़े। लेकिन स्थानीय विभागों के लापरवाही के कारण शासन की मंशा को पलीता लग रहा है। 2016 में बना नहिया गांव का ये सुविधा केंद्र अपने निर्माण के कुछ माह बाद ही बंद हो गया था। उसमें लगे लाखों रुपए के सोलर पैनल और समरसेबल उखाड़ लिए गए थे। इसके अंदर लगे लाखों रुपए के हथकरघा मशीनों को भी दीमक चाट गया है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार बनने के कुछ ही महीने बाद से ही इसमें ताला लटक गया। न ही कोई कर्मचारी आते हैं और न ही कोई अधिकारी कभी देखने ही आते हैं। फिर इसे बनाने का क्या औचित्य है? सच्चाई भी यही है कि न केवल नहिया स्थित हथकरघा साझा सुविधा केंद्र, बल्कि इस तरह की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे सरकार ने शुरू तो किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखभाल के अभाव में अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह। तो इस हथकरघा उद्योग या हथकरघा साझा केंद्र जो बनाया गया, इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी योजना यहाँ पे दी थी, लेकिन इसको यहाँ पे प्रशासन के द्वारा सही नहीं। शहर से कितने दूरी पर है? शहर से महज 17-18 किलोमीटर, सर्किट हाउस से 17-18 किलोमीटर दूर पे है। मेरा नाम अभिषेक सिंह। जहाँ करके सुविधा केंद्र कोई बना हुआ है, इसके बारे में कुछ क्या बताना चाहिए? जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, उस तरह से आपको भी देख करके नहीं लगता कि कोई अधिकारी इसके लिए कभी आया भी होगा? मतलब अभी तक कोई देखने भी नहीं आया बनने के? नहीं सर, अगर आए होते तो निश्चित है कि इस तरह से तो नहीं हुआ रहता। पुलवामा हमले में शहीद जवान रमेश यादव की स्मृति में शहीद के गांव में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा के छात्रों द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवान रमेश यादव की शहादत एवं भारतीय सेना की साहस, शौर्य, वीरता को समर्पित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा छात्रों द्वारा किया गया। वहीं जगदम्बा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस हेल्थ कैंप में वाराणसी के बीएचयू के वरिष्ठ चिकित्सक व कुशल चिकित्सक की उपस्थिति में गांव वालों का हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें गांव वालों की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के इलाज हेतु दवाएं भी निःशुल्क दी गईं। कहीं न कहीं इस तरह के हेल्थ कैंप से गांव वालों को बड़ी राहत मिली है और लोगों ने आगे भी इस तरह के हेल्थ कैंप का आयोजन कराने की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर रोहित कुमार चौबे है। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज ये जगदम्बा फाउंडेशन ने आज ये जो प्रोग्राम कराया है, ये हमारे सीआरपीएफ जवान जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में
शहीद हो गए थे, आज उनके ये मेमोरी में ये प्रोग्राम कराया गया है ताकि यहाँ पे सारे लोग आएँ, अपनी अपनी बीमारियाँ बताएं तथा यहाँ पे दवाइयाँ भी वितरण की गई हैं और हर एक लोगों को समझाया गया है किस तरीके से अपने ख्याल रखें। और साथ साथ इस चीज़ को हम मोटिवेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम और बार बार इस चीज़ को कराएंगे इनकी याद में, रमेश जी की याद में। लालमन यादव, ग्राम प्रधान तोहफापुर। किस तरीके का कैंप लगाया गया? और कैंप बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। हमें खुशी है कि इस तरह का कैंप हमारे रमेश यादव के उपलक्ष्य में लगा। श्याम नारायण यादव, रमेश शहीद का पिताजी मैं बोल रहा हूँ। श्याम जी, श्याम नारायण जी, ये बताइए कि कौन लोग आए थे और किस तरीके का कैंप? बहुत लोग, इतने डॉक्टर आए थे यहाँ सब कि इतनी जनता, 2-2.5 हजार जनता आए थे। सभी लोग जो थे बहुत अच्छा कार्यक्रम किए थे। सभी लोग की दवा भी एक तरफ से सबको चेक कर करके दिए थे लोग। हम भी दवा लिया, हमारे घर के सब लोग परिवार भी ले लिया और बहुत अच्छा काम लोग किए थे। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए डॉक्टर लोग यहाँ पर एक कैंप लगावें तो हम बहुत खुशी की बात है। वाराणसी के रामनगर में जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर पीड़िता 20 वर्षों से लगातार एसएसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय तथा निकटतम चौकी का चक्कर लगा रही है, लेकिन थानेदार कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और तो और महिला को जबरदस्ती थाने में बंद करने की धमकी भी दे रहे हैं। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी दबंगों द्वारा जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। रामनगर थाना अंतर्गत प्रेमलता देवी, जिनकी भूमि सूजाबाद पड़ाव में स्थित है, महिला एक अबला है। उनके पति पिछले 2 वर्षों से लापता हैं और इनके बच्चे भी नहीं हैं। पीड़िता 2 वर्षों से लगातार एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय और निकटतम चौकी एवं थाने में अपनी गुहार लगा रही है, लेकिन इनकी स्थानीय थाने पर कोई भी सुनवाई ना होने पर अब महिला को जबरदस्ती थाने में बंद करने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में अबला महिला के पास अपना केवल ये आधा बिस्वा जमीन ही है जो इनके लिए एक छत का काम करेगा, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा जबरदस्ती इनके जमीन पर कब्जा करने की मंशा बना ली गई है और जमीन पर किसी भी प्रकार का ये दबंग निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। प्रेमलता देवी। क्या मामला है, किस लिए आई हैं एसएसपी कार्यालय? सर इसलिए आए कि मेरा जमीन आधा बिस्सा है सर, आधा बिस्सा जमीन पर मेरे कुछ दबंगों द्वारा छोटे लाल यादव, अमरनाथ यादव, किशन यादव, ये लोग ने मेरा न्यू निकाल कर फेंक दिया सर। फेंक के न्यू अपना न्यू डाल रहा है और सर अब जब न्यू गिराने जा रहे हैं तो चौकी भैया चौकी इंचार्ज करा कि आपको हम बंद कर देंगे। बताइए सहारा हमारे को कुछ कोई सहारा नहीं सर, हस्बैंड भी छोड़ कर चलो, बाल बच्चे भी नहीं हैं सर, किसका आसरा करूँ? कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिससे विद्यालय परिसर से जुड़े शिक्षक व शिक्षिकाओं व कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। इसी संबंध में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से ही बंद नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यालयों को खोलने के संदर्भ में विद्यालय परिवार से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अपनी मांगों को लेकर के जिलाधिकारी के ना होने पर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले कि उनकी मांगे थे कि कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होने के कारण कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुए नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालयों को पुनः खोला जाए, कोविड-19 के मानकों का पालन कराते हुए कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को समस्या समाधान क्लास के लिए अनुमति प्रदान की जाए, विद्यालयों का टैक्स, बीमा राशि सहित बिजली बिल व अन्य करों का सरकार भुगतान करे। यदि नर्सरी से 8वीं तक का विद्यालय खोलना संभव ना हो तो विद्यालय के फीस के अनुसार वार्षिक शुल्क प्रतिपूर्ति राशि दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। बताएं किस लिए आए हुए आप जिलाधिकारी कार्यालय? मेरा नाम चेत सिंह है, मैं हरहुआ ब्लॉक के अमन सेंट्रल इंग्लिश स्कूल से आया हूं। बशर्ते हमारे 8 ब्लॉक के यहाँ पे शिक्षक और प्रिंसिपल गण यहाँ पे मौजूद हैं आज, और कुछ नगर के भी हमारे प्रिंसिपल लोग आए हुए हैं। कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद रखे गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, और जो हमारे पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है पर मंथ की स्कूल की, बसें हैं, उसका किस्त वगैरह है, तो वो घर से भरा जा रहा है। आज बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो स्कूलों को बंद करके पावलूम या और भी बिजनेस उसमें स्टार्ट कर दिए हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग द्वारा 1-2 नहीं बल्कि
15 प्रकार के गुणों का निर्माण किया जा रहा है, जो कई मायने में बहुत ही खास है और कई प्रकार के रोगों से लोगों को दूर रखेगा। संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर और गुरुजनों के निर्देश में इस प्रकार के औषधि गुणों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय मसालों एवं देसी जड़ी बूटियों का औषधियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में वर्णित संहिता एवं निघंटुओं के आधार पर द्रव्य गुण विभाग, आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने 15 से ज्यादा तरह के गुण तैयार किए हैं। इन गुण की विशेषता यह है कि इनमें भिन्न भिन्न ऋतुओं के एवं प्रकृति के अनुरूप स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी बताए गए हैं। ये गुड़ ये चॉकलेट के स्वाद का है, इसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। हमारी प्राचीन पद्धति में भोजन के बाद गुड़ खाने की परंपरा शुरू से ही रही है, लेकिन आज आधुनिकता के कारण हम उसको भूलते जा रहे हैं और इस कारण से बहुत सारे रोग हमें हो जा रहे हैं और बहुत सारे फायदे जो गुड़ से हमें होते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। गुड़ में थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस की उचित मात्रा पाई जाती है। इसको न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल है, ये अश्वगंधा है और ये हरड़ है, ये मेथी दाना है, ये श्वेत तिल है। इसी प्रकार से और भी अन्य जड़ी बूटियाँ और भारतीय मसाले हैं जिनके एक विशेष सम्मिश्रण से हम। क्या नाम आपका? हाँ, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता है। मैं द्रव्य गुण विभाग से PhD किया हूँ। आपने किस तरीके की 15 प्रकार की बनाया है गुड़, कैसा है वो? हाँ, 15 प्रकार का तो अभी है, बाकी अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा क्योंकि इस समय जो काल चल रहा है उसके अनुसार। और ये गुड़ विशेष रूप से सभी के लिए लाभदायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ विशेष रूप से कुपोषण में भी यह यूजफुल है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों के लिए हमने शतावरी का गुड़ बनवाया है, अश्वगंधा का गुड़ भी है और जो स्ट्रेस रिलीजर के रूप में भी काम करता है। और मुख्य रूप से यह केवल सर्दियों के लिए नहीं, ये पूरे 12 मास के लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार और अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकृति होती है, तो यह उसके अनुसार अलग अलग इसमें भारतीय मसाले एवं जड़ी बूटियों का उपयोग करके विशेष रूप से गुड़ तैयार किया गया है। और यह सब लोगों को सुलभ हो और बहुत ही अच्छा ये इम्यूनिटी बूस्टर भी सिद्ध होगा। और इसी दिशा में अभी और हम लोग अपने आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुजनों का मार्गदर्शन में। हमने बहुत मेथी का गुड़ है, शुंठी का गुड़ है, शतावरी का है, काली मिर्च मिला के और इस तरह से भिन्न भिन्न जड़ी बूटियों को मिला के हमने एक विशेष रूप से गुड़ तैयार करवाया है। मतलब कहा जाए कि आपका जो गुड़ है वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। हाँ, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी भी है उसमें और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल से काम करेगा और बहुत अच्छा ये प्रयास गुरुजनों के माध्यम से हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने अचानक सुबह दशाश्वमेध थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना परिसर में कप्तान के अचानक पहुंचने पर जहां एक ओर सुर्खियां बन रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर एसएसपी अमित पाठक ने थाना परिसर के कार्यालय में रखी फाइलों की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं थाना परिसर में बने शौचालयों में गंदगी होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की और पुलिस कर्मियों को कड़ी फटकार भी लगाई। ये वार्षिक निरीक्षण है जो हर वर्ष होता है, उसी के तहत थाना दशाश्वमेध में वार्षिक निरीक्षण। क्या सब अभिलेखा वगैरह सब कुछ सब वार्षिक निरीक्षण में सभी चीजें चेक होती हैं। कोई कमी का निरीक्षण की अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी कमी इतनी जल्दी कैसे पता चल जाएगी, अभी तो स्टार्ट हुआ। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत नदेसर स्थित निजी होटल में राष्ट्र एवं सनातन धर्म को समर्पित देवी भागवत के आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देवी भागवत के महासंघ में देश भर के साधु संतों सहित प्रमुख गणमान्य लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मध्य प्रदेश के सतना में होने वाले देवी भागवत कथा का आयोजन 13 अप्रैल 2021 से 21 अप्रैल 2021 तक संपन्न होगा। आयोजक विष्णु प्रसाद तिवारी सतगुरु धारकुंडी आश्रम देवी भागवत समागम के प्रचार हेतु बनारस पहुंचे थे, जहां पर बाबा काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद काशी के तमाम देवालयों में दर्शन पूजन कर काशी की जनता, देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस कथा में शामिल होने की विनती की है।
बोलो सदगुरु भगवान की जय। मेरा नाम विष्णु प्रसाद तिवारी है। काशी आए हैं और क्या उद्देश्य है धर्म का? मेरा उद्देश्य जो है तो सनातन धर्म की रक्षा, माता पिता की सेवा, भारतीय संस्कृति की सेवा और इस संसार को में जो विषमताएं हैं तो वो विषमताएं दूर हों और माता पिता की हर संतान ऐसी सेवा करे कि हमेशा माता पिता का उन्हें जन्म जन्मांतर तक आशीर्वाद मिलता रहे। क्या उद्देश्य लेकर आप काशी दौरे पर आए हैं और आगे क्या पड़ाव रहेगा आपका? काशी दौरे में आने का हमारा उद्देश्य है कि मैं माँ शारदा के यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत किया। तो यात्रा की शुरुआत करने के बाद धारकुंडी भगवान हमारे सदगुरु भगवान हैं, कामतानाथ हमारे पिताश्री 42 वर्ष तक गए, आज 85 वर्ष के हैं और कामतानाथ का ही आशीर्वाद है कि मेरा जीवन सब कुछ उन्हीं का है। मेरे माता पिता 85 वर्ष के हैं। श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि, शिव पुराण, लक्ष्मी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, बजरंगबली की स्थापना, दुर्गा जी की स्थापना, शंकर जी की स्थापना, राम कथा, ईश्वर की कृपा से सिर्फ उनके चरण कमलों के आशीर्वाद से मेरा कुछ नहीं है, सब परमपिता भोलेनाथ का ही है। और उनकी इच्छा है, अंतिम इच्छा 85 वर्ष की उम्र में कि संसार के माता पिता हों, सबको देवी भागवत सुनवाना है। ये कार्यक्रम मेरा 13 अप्रैल से 21 अप्रैल का है।